दोस्तों, आज की कहानी दो दोस्तों पर है। किस तरह से एक व्यक्ति अपनी दोस्ती निभाने के लिए क्या कुछ कर सकता है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर दोस्ती के रिश्ते को बढ़ाइए, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता ही कुछ ऐसा है जो कि आप खुद ही बनाते हो। इसीलिए हमेशा दोस्त ऐसे बनाइए जो आपके खुशी में खुश रहे और आपके दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा कहानी लेकर आया हूँ जो दोस्ती के मिसाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। एक समय की बात है, दो सच्चे दोस्त रहा करते थे। एक का नाम अमीरुल और दूसरे का नाम बादशाह था। अमीरुल और बादशाह दोनों के बीच में अच्छी मित्रता थी। उन दोनों की दोस्ती आसपास के गांव में हर जगह पर मशहूर था। वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उस गांव में एक ऐसा इंसान था जो अमीरुल और बादशाह की दोस्ती देखकर उसे अच्छा नहीं लगता था। उसका नाम था सौरभ। सौरभ बहुत ही अमीर और बिगड़ा हुआ इंसान था। सौरभ हमेशा गांव के कुछ बिगड़े हुए लोगों के साथ मिलकर कुछ न कुछ आवारागिरी करता रहता था। सौरभ के पिताजी उसको हमेशा गाली देते हुए कहते थे कि अगर दोस्ती बनाना है तो अमीरुल और बादशाह के जैसा दोस्त बनाओ। सौरभ इन दोनों की बातें रोज रोज अपने पापा के मुंह से सुन कर परेशान हो गया था। सौरभ ने एक दिन अमीरुल और बादशाह की दोस्ती को तोड़ने के लिए एक योजना बनाया। उसने गांव के कुछ लड़के के साथ मिलकर राजा के यहाँ चोरी करने का आयोजन बनाया। और एक दिन रात को जब सब लोग सो गए थे, तब सौरभ और उसके दोस्त लोग मिलकर राजा के यहाँ से एक सोने की मूर्ति को चोरी कर लेते हैं और चोरी किया हुआ सोने का मूर्ति को लेकर अमीरुल के घर में छुपा कर रख देते हैं। आधी रात को कुछ आवाज सुनाई देने के वजह से अमीरुल का नींद टूट जाता है और वो खिड़की के बाहर देखता है कि सौरभ उसके घर से निकलकर बाहर भागता हुआ जा रहा था। अमीरुल को समझ में नहीं आता है कि इतने आधी रात को सौरभ उसके घर में आखिर कर क्या रहा था। वैसे अमीरुल इतना गरीब था कि सौरभ उसके घर से कुछ चोरी भी नहीं कर सकता था। ये सोचने के बाद अमीरुल अपने घर को एक बार ठीक से देखा। सब सामान सही सलामत था। वैसे भी चोरी करने का लायक उस घर में कुछ सामान था ही नहीं। ये सोचने के बाद बेफिक्र होकर अमीरुल फिर से सो गया। उसके अगले ही सुबह राजा के कुछ सैनिकों ने आकर गांव-गांव घूमकर राजा के दरबार से एक सोने का मूर्ति चोरी हो गया है। चोरी जो भी किया हो उसको कड़ी से कड़ी दंड मिलेगा और सोने को मूर्ति को ढूंढकर जो भी राजा को वापस करेगा उसको बड़ी इनाम दिया जाएगा। ये बात ऐलान करने लगे। इस तरह का बातें सुनने के बाद सारे लोग भयभीत हो गए और साथ ही साथ खुश भी थे। भयभीत इसलिए हो गए थे कि अगर उनमें से कोई चोर निकला तो राजा उसको कड़ी से कड़ी दंड देने वाले थे, और खुश इस बात का था कि अगर उनमें से किसी को भी चोरी हुआ मूर्ति मिल जाता है तो राजा उनको इनाम देने वाले थे। उसके अगले ही दिन राजा के सैनिकों ने गाँव के सारे लोगों के घर तलाश करने लगे। किसी के घर में भी सोने की मूर्ति नहीं मिला। आखिर में जब अमीरुल का घर तलाश करने के लिए राजा के सैनिकों ने आए, तभी अमीरुल बेफिक्र होकर अपने घर के दरवाजे खोलकर अपने दोस्त बादशाह के साथ बाहर खड़ा रहा। तभी राजा के सैनिकों ने मिलकर अमीरुल के घर की तलाश करने के लिए अंदर जाते हैं और कुछ ही समय के बाद अमीरुल के घर से सोने के मूर्ति को लेकर बाहर आते हैं और राजा के सोने के मूर्ति को चोरी करने के इल्जाम से अमीरुल को पकड़ लेते हैं। अमीरुल चिल्लाते हुए कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने राजा के मूर्ति चोरी नहीं किया है। लेकिन राजा के सैनिकों ने अमीरुल के एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। राजा के सैनिकों ने मिलकर अमीरुल को राज दरबार लेकर चले गए। गांव के किसी भी लोग को भरोसा हो ना हो, मगर बादशाह को पता था कि अमीरुल निर्दोष था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसका दोस्त अमीरुल कभी भी चोरी नहीं कर सकता है। अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए उससे जो भी हो सकता है वो करेगा। ये सोचकर बादशाह वो भी राज दरबार पर जाने लगता है। राजा के सामने अमीरुल को पेश करने के बाद राजा अमीरुल को पूछते हैं कि आखिर तुमने मेरे यहाँ चोरी क्यों किया? अगर आपको कोई समस्या था तो मुझे बता सकते थे। मैं आपका राजा हूँ, आपके सहायता के लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर करता। राजा के बात सुनने के बाद अमीरुल कहता है कि महाराज, मैंने आपके यहाँ चोरी नहीं किया है। राजा कहते हैं कि अगर आप मेरे यहाँ चोरी नहीं किए हैं तो आपके घर में मेरे सोने का मूर्ति जाकर कैसे पहुँच गया? तभी अचानक अमीरुल को याद आता है कि उस दिन रात को सौरभ उसके घर से क्यों निकलकर भागता हुआ गया था। अमीरुल को समझ में आ जाता है कि जरूर सोने का मूर्ति का चोरी सौरभ ने ही किया था और उसको फंसाने के लिए सोने की मूर्ति को उसके घर में रख दिया। मगर जो भी हो, अमीरुल सौरभ को भी अपना दोस्त मानता था, इसलिए राजा के सामने सौरभ का नाम अमीरुल नहीं लिया। राजा के बार बार पूछने के बावजूद भी अमीरुल मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो गुनहगार था। वो राजा को सिर्फ एक ही बात कहता था कि मैं आपके सोने की मूर्ति चोरी नहीं किया है।
अमीरुल के मुंह से इस तरह का बार बार बातें सुनने के बाद राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने ये आदेश दिया कि अगले ही सुबह राजा के यहाँ चोरी करने के जुर्म से उसे फांसी दिया जाएगा। ये बात सुनते ही बादशाह को बहुत ही बुरा लगा। वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। अपने दोस्त को मुसीबत से निकालने के लिए उसने कारागार में अमीरुल को मिलने के लिए गया। कारागार में अमीरुल को मिलने के बाद उसको पता चला कि ये सारे का सारा काम सौरभ का था। बादशाह कारागार से निकलने के बाद सीधा जाकर सौरभ के घर में जा पहुंचा। उस वक्त सौरभ अपने घर पे आराम कर रहा था। बादशाह उसके घर में जाकर सौरभ को कहने लगा, मूर्ति का चोरी तुमने ही किया है और तुमने ही मेरे दोस्त अमीरुल को फंसाया है। ये बात मुझे पता है। अभी का अभी मैं जाकर ये बात राजा को कह देता हूँ। बादशाह के मुंह से ये सारे सच सुनने के बाद सौरभ बहुत ही घबरा गया और बादशाह के पाँव पकड़कर क्षमा मांगने लगा। और सौरभ रोते हुए कहने लगा कि मैं तो सिर्फ यही चाहता था आप दोनों की दोस्ती टूट जाए और गांव के सारे लोग आप दोनों को बुरा इंसान समझे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि राजा अमीरुल को फांसी का सजा सुना देंगे। अमीरुल को बचाने के लिए जो भी हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम जाकर राजा को ये नहीं बताना कि सोने की मूर्ति का चोरी मैंने किया था। सौरभ के मुंह से ये सारे बातें सुनने के बाद बादशाह बहुत ही चिंतित हो गया। वो एक ही रात में अपने दोस्त अमीरुल को कैसे बचाएगा। कुछ समय सोचने के बाद बादशाह के दिमाग में एक तरकीब आया। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर सौरभ को कहने लगा कि तुम अपने सारे दोस्त को बुलाकर यहाँ लाओ। सौरभ के जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे इकट्ठा हुए और जैसे भी करके कारागार से अमीरुल को छुड़ाने के लिए सब मिलकर राज दरबार गए। वो सब मिलकर चुपके से रात के अंधेरे में कारागार से अमीरुल को छुड़ाकर उसको कहीं दूर भेजने वाले थे। बादशाह को पता था कि ये गलत है, लेकिन जो भी हो कम से कम उसका दोस्त का जान तो बच सकता है। लेकिन बादशाह, सौरभ और उनके जितने भी दोस्त थे उन लोगों को पता था वो कारागार में जाकर राजा के सैनिकों के सामने लड़कर जीत नहीं सकते थे। इसीलिए अमीरुल को कारागार से बाहर निकालने के लिए उन लोगों ने दूर रहकर कारागार में आग लगा दी। कारागार में आग लगता हुआ देखकर राजा के सैनिकों ने भयभीत हो गए और कारागार से एक एक करके सारे कैदी को बाहर निकालने लगे। मगर आग इतना तेजी से फैल गया कि वो देखते ही देखते आग जाकर राजमहल पहुंच गया। उस वक्त राजा अपने शयन कक्ष में घोर निद्रा में थे। इस तरह से आग को चारों ओर देखकर राजा उठकर बैठ गए। वो अपने शयन कक्ष से बाहर निकलने के लिए उनको कोई भी उपाय नहीं सूझा। आग बहुत ही तेजी से जल रहा था। राजा के सैनिकों ने राजा को बचाने के लिए बहुत ही कोशिश की, मगर आग इतना तेजी से था कि वो लोग भी डर गए थे। राजमहल में आग लगने के कारण राजमहल में जितने भी लोग थे सब डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे और सारे सैनिकों का ध्यान राजा के ऊपर था। इस बात का फायदा उठाकर बादशाह चुपके से जाकर अमीरुल को कहने लगा कि चलो दोस्त यहाँ से भागते हैं। अमीरुल को जैसे ही पता चला कि आग लगने का वजह और कोई नहीं बल्कि उसके दोस्त सौरभ और बादशाह थे, तो अमीरुल को बहुत ही बुरा लगा। उसको बचाने के लिए उसके दोस्त राजा के जान को खतरे में डाल दिए थे। इसलिए अमीरुल ने अपने जान की परवाह किए बगैर राजा को बचाने के लिए एक कंबल को पानी में डुबाकर उस गहरी आग के अंदर कूद गया और कुछ ही समय के बाद राजा उस कंबल में लिपटा हुआ होकर बाहर आ गए। राजा सही सलामत बाहर तो आ गए थे, मगर अमीरुल उस आग के घर में कैद हो गया था। अपने दोस्त अमीरुल को बचाने के लिए बादशाह और सौरभ अपने जान की परवाह किए बगैर ही उन दोनों ने एक एक कंबल लेकर पानी में डुबाकर उस आग की गहराई में कूद गए और कुछ ही समय के बाद अमीरुल को उस आग के रूम से निकालकर बाहर लेकर आए। मगर तब तक अमीरुल का हाथ और पाँव थोड़ा सा जल गया था। इन सारे दोस्त का बहादुरी देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए और तुरंत ही राज वैद्य को बुलाए। राज वैद्य के इलाज से अमीरुल कुछ ही दिनों के बाद पूरी तरह से अच्छा हो गया। एक दिन राजा राज दरबार पर अमीरुल, बादशाह और सौरभ को बुलाकर इनके दोस्ती की बहादुरी का सबके सामने तारीफ करने लगे और सबके सामने अमीरुल के फांसी का सजा माफ कर दिए। राजा को पता था जो इंसान दूसरे के जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर ही उसकी सहायता करता है वो कभी भी उस मूर्ति का चोरी नहीं कर सकता है। और इन तीनों को इनाम के तौर पर राजा खुश होकर उस सोने की मूर्ति को दे देता है। अब सौरभ दूसरे लोगों के साथ मिलकर कोई आवारागिरी नहीं करता है, बल्कि अमीरुल और बादशाह के साथ मिलकर लोगों की सहायता करता है। अब सौरभ के पिताजी सौरभ की तारीफ लोगों के सामने करते करते नहीं थकते हैं। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि एक सच्चा दोस्त अपनी दोस्ती का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है, चाहे अपना दोस्त सुख में हो या फिर दुख में हो।
वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सबसे अच्छे फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।